Hello students, welcome to my YouTube channel English. I am Naul sir. Today I am going to teach you past continuous tense of past tense. यानी past tense का past continuous tense के विषय में आज मैं पढ़ाऊंगा. इसे past imperfect भी कहा जाता है. तो कोई भी हिंदी वाक्य में सेंटेंस दिया रहे तो हम कैसे पहचानेंगे कि वह पास्ट कंटिन्यूअस में है. तो इसकी पहचान है हिंदी क्रिया का अंत प्रायः रहा था, रही थी, रहे थे etc से होता है. यानी किसी भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे etc रहे तो हम समझ लेंगे कि यह पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है. लेकिन इसको कभी हम भाव से कैसे समझेंगे, कैसे उसका सेंस समझेंगे. कोई भी क्रिया अगर पास्ट में यानी बीते हुए समय में कंटिन्यूटी का बोध कराता है, यानी कोई काम पास्ट में हो रहा था, अगर वह कंटिन्यूटी का बोध कराता है तब हम उसको समझते हैं कि यह पास्ट कंटिन्यूअस में होता है. कभी कभी ऐसा होता है कि उसके क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे नहीं होता है, फिर भी यह पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस ही कहलाता है, क्योंकि उसमें पास्ट टेंस के यानी भूतकाल में किसी घटना को कंटिन्यूटी का बोध कराता है. वैसे सेंटेंस को भी हम समझते हैं कि यह पास्ट कंटिन्यूअस में है. जैसे वे लोग अपना कार्य कर रहे थे, इसमें कर रहे थे क्रिया है, इस क्रिया के अंत में रहे थे है तो हम समझ लेंगे कि यह पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी का बोध कराता है जो पास्ट में घटित हुआ है, यानी उसमें लगातार होने का बोध कराता है. वह अपने गायों को देखभाल कर रहा था. देखभाल करना क्या है, आपका क्रिया है, इसमें रहा था है, अतः ये भी पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य समझते हैं. हम लोग दिल्ली से आ रहे थे, यहाँ आ रहे थे है, इसके अंत में क्या है, रहे थे, तो हम समझ लेंगे कि यह पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है. गुनगुन कुर्सी पर बैठी थी, इसमें रहा था, रही थी नहीं है, फिर भी हम इससे समझते हैं कि यह पास्ट कंटिन्यूअस का ही टेंस है, क्योंकि बैठने की क्रिया पास्ट में जारी है. जब कोई भी क्रिया पास्ट में यानी बीते हुए समय में कंटिन्यूटी का बोध कराता है तो हम उसे भी समझते हैं कि वह पास्ट कंटिन्यूअस में ही है, कि चाहे उसमें रहा था, रही थी हो या न हो. पांचवा सेंटेंस, आप उसे गणित पढ़ा रहे थे, यहाँ क्रिया है, इसमें रहे थे है, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है. मैं उन लोगों का मदद कर रहा था, यहाँ मदद कर रहा था ये क्रिया है और इसके अंत में रहा था है, अतः ये भी पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है. अब हम बनाएंगे कैसे. सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. V4 आप देख लीजिए, V1 V2 V3 V4 V5. इनका दूसरा भी नाम है. V1 को प्रेजेंट कहते हैं, V2 को पास्ट कहते हैं, V3 को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और V5 को प्रेजेंट कहते हैं. यानी V1 और V5 को प्रेजेंट कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों का V1 का और V5 का प्रेजेंट इंडिफिनिट में प्रयोग किया जाता है, यानी सिंपल प्रेजेंट में, और V4 का प्रयोग जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में दोनों में करते हैं. अतः पास्ट कंटिन्यूअस में हम केवल V4 का प्रयोग करेंगे. पास्ट कंटिन्यूअस में हम मेन वर्ब को V4 ही लिखेंगे, V4 का ही प्रयोग करेंगे. अब हम देखते हैं कि कहां पर हम वाज लिखेंगे, कहां पर हम वर लिखेंगे. तो आई, ही, सी, ईट और सिंगुलर नाउन, जहां भी सब्जेक्ट के रूप में आई हो, ही हो, सी हो, ईट हो या सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, एक्जुअली भर वाज का प्रयोग करेंगे. और जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के रूप में यू, वी, दे और प्लूरल नाउन हो तब उसके साथ हम वर का प्रयोग करते हैं. अब हम देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे इसको हम बनाते हैं. पहला एग्जाम्पल क्या है, वे लोग अपना कार्य कर रहे थे. तो वे लोग अपना कार्य कर रहे थे, इसमें सब्जेक्ट कौन है, वे लोग, क्योंकि क्रिया के साथ कौन जोड़ते हैं,
तो सब्जेक्ट मिलता है। कौन कर रहे थे? वे लोग की इंग्लिश क्या होगी? दे के साथ हम क्या करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ वर का प्रयोग करते हैं, एक्सक्लूसिव वर्ब वर। इसके बाद हम क्या करेंगे? V4 का प्रयोग करना। करना का अंग्रेजी क्या होता है? डू का चौथा रूप क्या होता है? डूइंग। हम किसी भी क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं तो चौथे रूप में बदल जाता है, यानी हो गया डूइंग। डूइंग के बाद अब क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है? क्या कर रहे थे? तो अपना कार्य। क्या के साथ हम जोड़ते हैं, क्रिया में हम क्या जोड़ते हैं और जो आंसर प्राप्त होता है वह होता है ऑब्जेक्ट। तो अपना कार्य, यहाँ कार्य का इंग्लिश क्या होता है? वर्क। अपना का इंग्लिश क्या लिखेंगे? किसी भी सेंटेंस में अगर अपना होता है और अपना के बाद कोई नाउन होता है तो हम सब्जेक्ट का पॉजेसिव केस लिखते हैं। अपना के लिए क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट का पॉजेसिव केस। अतः दे का पॉजेसिव केस क्या होता है? देयर। THEIR, देयर। इसके बाद हम लिख देंगे कार्य का इंग्लिश वर्क। वे लोग अपना कार्य कर रहे थे तो दे वर डूइंग देयर वर्क। दूसरा एग्जाम्पल, वह अपने गायों का देखभाल कर रहा था। वह अपने गायों का देखभाल कर रहा था। तो यहाँ वर्ब है, वर्ब के साथ हम कौन जोड़ते हैं तो सब्जेक्ट मिलता है। देखभाल कर रहा था, कौन देखभाल कर रहा था? तो वह की इंग्लिश ही के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? वाज। एक्सक्लूसिव वर्ब क्या प्रयोग करेंगे? वाज, क्योंकि ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। वाज। इसके बाद हम क्या करेंगे? V4 देखभाल करना का होता है लुक आफ्टर। ये फ्रेज है, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो हम लिख देंगे लुकिंग आफ्टर, क्योंकि मेन वर्ब है क्या चीज? लुक। लुकिंग आफ्टर। इसके बाद इसमें क्या है? अपने गायों को, यानी किसको? तो अपने गायों को। किसको या क्या जोड़ने से ऑब्जेक्ट मिलता है? तो अपने गायों को। अपने के लिए अभी बताया है कि सब्जेक्ट का पॉजेसिव केस लिखेंगे। जब भी कोई सेंटेंस में अपने आता है, अपने के बाद कोई नाउन होता है तो हम सब्जेक्ट का पॉजेसिव केस लिखते हैं। तो यहाँ ही है, ही का पॉजेसिव केस क्या होता है? हीज। और इसके बाद गायों है, यानी काउच। पुल्ला नंबर में गाय हैं, गाय इसलिए हम लिखते हैं काउच, यानी वह अपने गायों का देखभाल कर रहा था। He was looking after his cows। तीसरा सेंटेंस, हम लोग दिल्ली से आ रहे थे। तो कौन आ रहे थे दिल्ली से? तो हम लोग की इंग्लिश वी के साथ क्या प्रयोग करेंगे? वर, क्योंकि वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। अतः वी वर। इसके बाद क्या लिखेंगे? V4 आना। क्रिया क्या है? आना। आना का इंग्लिश कम में आई जोड़ते हैं तो कमिंग। कितने बच्चे होते हैं जो कम एम को डबल लिख देते हैं, लेकिन यहां डबल नहीं लिखा जाएगा। जब किसी भी क्रिया के अंत में ई होता है और उसके जस्ट बिफोर कॉन्सोनेंट होता है तो हम ई को हटा देते हैं। इसके बाद जो है हम आईएनजी जोड़ते हैं। वहीं सिंगल ई हो और इसके जस्ट बिफोर कॉन्सोनेंट हो तो हम ई को हटा के और तब हम आईएनजी जोड़ते हैं, यानी कमिंग। ई हट गया, इसके बाद हम जोड़ते हैं आईएनजी। अगर किसी क्रिया के अंत में लास्ट में सिंगल कॉन्सोनेंट हो और उसके जस्ट बिफोर सिंगल वॉवेल हो तब हम उसको डबल करके आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे रन है, यहां पर जोड़े हैं रन। मूल वर्ब क्या है? V1 क्या है? रन। और रन मेन वर्ब में यानी V1 में ही आईएनजी जोड़ते हैं। तो रन एन है कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के जस्ट बिफोर सिंगल वॉवेल है, तो इसको डबल करने के बाद ही हम आईएनजी जोड़े हैं। अतः यहां पर हम डबल नहीं करेंगे, क्योंकि वॉवेल यानी ई के पहले ई सिंगल वॉवेल है और ई के पहले एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम ई को हटाकर तब आईएनजी जोड़ेंगे। तो हम यहाँ लिख दिए हैं कमिंग। कमिंग के बाद या गोइंग, यानी कम और गो के बाद कोई भी नाउन आता है
तो वहां पर टू का प्रयोग करते हैं या फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ये अगर वह सेपरेशन का भाव व्यक्त करता है, यानी दिल्ली से आ रहा है यानी दिल्ली से अलग हो रहा है, तब तो वहां पर फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अगर दिल्ली की तरफ जा रहा है यानी दिल्ली जा रहा है ऐसा होता तो हम टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर दिल्ली से आ रहा है इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दिल्ली से अलग हो रहा है यानी सेपरेशन का भाव व्यक्त हो रहा है। अतः यहां लिख देंगे फ्रॉम, तब इसके बाद लिखेंगे दिल्ली। चौथा सेंटेंस, गुनगुन कुर्सी पर बैठी थी। गुनगुन कुर्सी पर बैठी थी, अभी यहां बताए हैं कि यह रहा था रही थी नहीं है, फिर भी यह पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, क्योंकि इसमें पास्ट में कंटिन्यूटी का बोध कराया है, यानी पास्ट में कोई भी क्रिया जब कंटिन्यूटी का बोध कराता है यानी पास्ट में वो क्रिया हो रहा था, अगर यह सेंस दे कि वो होने का मानी पास्ट में वो जो है लगातार होने का बोध कराता हो, तो वह हिंदी किसी भी तरह हो हम उसको पास्ट कंटिन्यूअस में ही लिखेंगे। अतः वह बैठी थी, बैठने की क्रिया जारी था पास्ट में, अतः इसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस समझेंगे। तो कौन बैठी थी, तो गुनगुन। गुनगुन के लिए हम लिखेंगे सब्जेक्ट है गुन गुन। गुनगुन किसी भी नाम के साथ, सिंगल नाम के साथ क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सिंगल नाउन के साथ हम वाज का ही प्रयोग करते हैं। गुनगुन वाज। अब यहाँ पर बैठी थी, बैठी की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, सीटिंग। अभी मैं बताया हूं सीट ऐसे होता है, कॉन्सोनेंट के जस्ट बिफोर सिंगल वोवेल है और एक सिंगल कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम सिंगल कॉन्सोनेंट का डबल करने के बाद ही आई जोड़ेंगे, यानी टी को मैंने डबल कर दिया, इसके बाद आई जोड़ा। अब कहां बैठी थी, कुर्सी पर, ऑन द चेयर। ऑन द चेयर या इन द चेयर हम दोनों लिख सकते हैं। जब कोई कुर्सी बांह वाली होती है, जैसे आपको देखते हैं कि ऐसे कुर्सी होती है, तब उसमें हम लिखते हैं इन, और जब बिना बांह वाली कुर्सी होती है उस पर लिखते हैं हम ऑन। यहाँ पर आप जो भी इच्छा हो इन भी लिख सकते हैं यहाँ और ऑन भी लिख सकते हैं। मैं समझ रहा हूं कि कुर्सी, मेरे घर कुर्सी दो हैं जिसमें बांह वाली कुर्सी नहीं है, इसलिए वहां पर हम ऑन का ही प्रयोग करेंगे, और जिसमें बांह वाली कुर्सी है उसमें इन का प्रयोग करेंगे। पांचवा सेंटेंस, आप उसे गणित पढ़ा रहे थे। आप कौन पढ़ा रहे थे गणित, आप क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। आपकी इंग्लिश क्या होता है, यू, क्योंकि आपका इंग्लिश यू, आप लोग का इंग्लिश यू, तुम का इंग्लिश यू और तुम लोगों का इंग्लिश यू होता है। अतः यू यहाँ सब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट है, यानी यू, यू के साथ का प्रयोग करेंगे और, क्योंकि यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम वर का ही प्रयोग करते हैं, अतः लिख दिया मैंने वर। इसके बाद क्या लिखेंगे, V4 पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है, टीच। टीच में आईएनजी जोड़ेंगे, टीच में आईएनजी हो गया टीचिंग। अब क्या पढ़ा रहे थे, तो गणित। किसे पढ़ा रहे थे, उसे। यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही लिखते हैं, इसके बाद हम लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, मैथ्स भी लिखा जा सकता है शॉर्ट में, मैथमेटिक्स भी लिखा जाता है। अगर इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर दो हो तो सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने की कोशिश करना चाहिए और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप जब वर्ब के जस्ट बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे और बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो उसके पहले टू का प्रयोग किया जाता है, जैसे यू वर टीचिंग मैथ्स। अब बताया तो मैथ्स लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स लिखते हैं। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टीचिंग के जस्ट आफ्टर मैंने लिख दिया, इसलिए आपको लिखना है टू, तब लिखेंगे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों तरीके से बना सकते हैं। आप उसे गणित पढ़ा रहे थे, यू वर टीचिंग हिम मैथमेटिक्स, या आप कह सकते हैं यू वर टीचिंग मैथ्स या मैथमेटिक्स टू हिम। यदि हम एक ही सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो वर्ब के जस्ट बाद हम इनडायरेक्ट का ही प्रायः प्रयोग करते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम
वर्ब के जस्ट बाद अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने के पहले टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं इसमें सेकेंड सेंटेंस में बताया हूं, यू वर टीचिंग मैथ्स, या यहाँ कह सकते हैं मैथमेटिक्स टू हिम। और ऊपर वाला बनाए हैं यू वर टीचिंग हिम मैथमेटिक्स। हम इसे दोनों तरीके से बना सकते हैं। छठवां सेंटेंस, मैं उन लोगों का मदद कर रहा था, तो यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट के रूप में आई के साथ क्या प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करते हैं। यानी आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। अतः आई के साथ हम लिख दिए वाज के बाद क्या लिखेंगे, वी फॉर यानी मदद करना का इंग्लिश क्या होता है, हेल्प यानी हेल्प में आई जोड़ेंगे हेल्पिंग। अब इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट में क्या है, उन लोगों का, तो उन लोगों का इंग्लिश क्या होता है, देम यहाँ होगा। का की अंग्रेजी नहीं लिखा जाता है क्योंकि कर्ता को या कर्ता का रहे, कर्ता ने कर्म को यानी ऑब्जेक्ट को या कार है, तो हम उसकी अंग्रेजी का और को की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। अतः हम लिख देंगे देम। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, देम। मैं उन लोगों का मदद कर रहा था, आई वॉज हेल्पिंग देम। आपका सेंटेंस ये कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह की नए वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट।